रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं कॉलेज में बैठी क्लास में लेक्चर ले रही थी कि मुझे अपनी तबीयत में अजीब सा बोझलपन महसूस हो रहा था। जब मैं सुबह घर से निकली थी तब भी मेरी तबीयत ऐसी ही थी। अब जब लेक्चर ख़त्म हुआ और तमाम लड़कियां क्लास से बाहर निकल गईं तो मैं भी उठी और एकदम से मेरा सर चकराया और मैंने दीवार का सहारा लिया था ताकि मैं नीचे ना गिर जाऊं। एकदम से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। कुछ लम्हों के लिए मैं वैसे ही खड़ी रही। जब तबीयत कुछ संभली तो मैं आहिस्ता से चलती हुई बाहर ग्राउंड में आकर बेंच पर बैठ चुकी थी। मुझे अपनी तबीयत में ये बदलाव काफ़ी दिनों से महसूस हो रहा था और मेरी तबीयत की खराबी जिस बात की तरफ इशारा कर रही थी उसको जांचने के लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना था। और मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जो बताना था वो मैं सुन नहीं सकती थी। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मेरे सारे टेस्ट किए और मैं डॉक्टर के कमरे के बाहर बैठी दिल से दुआ मांग रही थी कि डॉक्टर मुझे ऐसी कोई बात ना बताए जैसा मेरा दिल कह रहा था। जब टेस्ट की रिपोर्ट आ गई तो डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और उन्होंने जो बात मुझे बताई उसको सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई और मेरे कान साएं साएं करने लगे। मेरा नाम सहरिश है और हम 2 ही बहनें थीं। मेरे बाप का अपना बिजनेस था। मेरी बड़ी बहन एमएससी करने के बाद एक कॉलेज में लेक्चरर थी और मैं बीएससी कर रही थी। मेरी माँ भी हर वक्त अपनी सहेलियों में मसरूफ़ रहती। कभी पार्लर के चक्कर लगा रही होती या अपनी सहेलियों की तरफ होती जहाँ उनकी पार्टी चल रही होती थी। वो घर में कम ही वक्त गुजारती थी, लेकिन मेरा और मेरी बहन का आपस में बहुत ही प्यार था। मेरे वालिद शुरू से ही कारोबार में मसरूफ़ होते थे और मेरी वालिदा अपनी सहेलियों में मसरूफ़ होती थी। इस तरह बचपन ही से हम दोनों बहनें एक दूसरे के ज़्यादा करीब थीं और मेरी बहन तो मेरे पढ़ाई के मामलात में भी काफ़ी मदद कर देती थी। मेरी बहन की मंगनी हो चुकी थी और कुछ ही अरसे के बाद उसकी शादी तय हो ना पाई थी। महीने में एक दफ़ा तो हमारे घर में भी पार्टी होती थी जिसमें मेरे वालिद के और मेरी वालिदा के काफ़ी जानने वाले आते थे। वो सारे अमीर तरीन लोग थे। मुझे इन पार्टियों से कोई भी ख़ास दिलचस्पी नहीं थी। मेरे ददियाल वाले गांव में रहते थे। मेरे ददियाल में मेरी दादी, दादा और मेरे 2 चचा थे जो गांव में ही रिहाइश पजीर थे। सिर्फ मेरे बाप ने ही शहर में आकर अपनी ज़िंदगी आबाद कर ली थी और शहर के ही होकर रह गए थे। जब हम छोटे थे और हमें स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम गांव चले जाते थे और गांव में जो हमारा वक्त गुजरता था वो बहुत ही अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए मेरी माँ ने हमारे गांव जाने पर पाबंदी लगा दी थी क्योंकि मेरी माँ को गांव जाना पसंद नहीं था। वो जितने दिन भी गांव में रहती अपने मुंह के मुख्तलिफ जाविये ही बनाती रहती, ना किसी से हंसकर बात करती थी जिससे मेरी दोनों चच्चियाँ और मेरी दादी के दिल में बात आती। और उन्होंने कई दफ़ा मेरे बाप से इस बात का इजहार किया कि तुम्हारी बीवी हमारे साथ सीधे मुंह बात नहीं करती। तो मेरा बाप ये कहकर बात टाल देता कि वो शहर की आदी है, उसे गांव का माहौल पसंद नहीं है इसलिए वो ऐसा करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा भी गांव जाना अब बंद हो चुका था। जब मेरे चचा लोगों को शहर में काम होता तो वो हमारे घर आ जाते और उनके साथ दादा और दादी भी आ जाते थे और कुछ दिन उधर रहकर चले जाते थे। जितने दिन दादा और दादी हमारे घर रहते थे तो वो घर का माहौल देखकर जलते कुड़ते रहते और हैरान होते कि सारा दिन हम दोनों बहनें घर में अकेली ही रहती हैं और उनका बेटा तो कारोबार में मसरूफ़ हो जाता है और बहू की तो दोस्तों से गपशप ही ख़त्म नहीं होती। उन्होंने कई दफ़ा मेरे बाप को इस चीज़ पर भी रोका कि तुम लोगों की बेटियां बड़ी हो रही हैं, अपने तौर तरीक़ों को बदलो या तो गाँव में आ जाओ। लेकिन मेरे बाप ने कहा कि अब हम शहर के आदी हो चुके हैं, अब हमारा गांव में ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम गांव नहीं आ सकते। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मेरे चचा लोगों का भी हमारे घर आना जाना कम हो चुका था क्योंकि उनका ख्याल था कि जब हम जाते हैं तो मेरी माँ उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं करती, तो इसलिए वो लोग अब आना छोड़ चुके थे। और हमें भी इस चीज़ का बेहद मलाल था कि हम भी अपने चचा के बच्चों से घुल मिल ना सके और ना ही उनसे दोस्ती कर सके। लेकिन मेरे माँ बाप अपनी ज़िंदगी में खुश थे। मेरी बहन जिस कॉलेज में पढ़ाती थी वहाँ पे उनका एक कोलीग था। मेरी बहन और उनका कोलीग एक दूसरे को पसंद करते थे।
मेरी बहन ने इस बात का जिक्र मेरी वालिदा से किया तो मेरी वालिदा को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो खुले जहन की मालिक थी और उनका ख्याल था कि जिन बच्चों ने ज़िंदगी गुजारनी है, अगर उनके दरमियान ज़हनी हम आहंगी होगी तभी वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। और उनका ये भी मानना था कि इस्लाम भी हर लड़की को इजाज़त देता है कि वो अपनी मर्ज़ी से निकाह कर सकती है। इसलिए उन्होंने इस बात का जिक्र मेरे बाप से किया तो मेरे माँ बाप ने बाहमी मुशावरत से लड़के को अपने घर खाने पर बुलाया। उन्हें भी उस लड़के से बातचीत करके अच्छा लगा और उन्हें वो पसंद आ गया। इस तरह रिश्ते की बात आगे बढ़ी। लड़के वाले भी अच्छे लोग थे और उन्हें भी इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। इस तरह मेरी बहन का रिश्ता तय हो चुका था और शादी कुछ अरसे के बाद करने का फैसला किया गया। मैं भी अपनी बहन की शादी पर बेहद खुश थी और मैंने उस शादी पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मेरे बाप के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इस तरह मेरे माँ बाप ने मेरी बहन के जहेज़ पर दिल खोल कर खर्च किया। हालांकि मेरी बहन मेरे माँ बाप को मना ही करती रही, क्योंकि उनका इरादा शादी के बाद बैरून मुल्क में मज़ीद तालीम हासिल करने का था। मेरी बहन का ये ख्याल था कि जब उसने और उसके शौहर ने बाहर ही चले जाना है तो जहेज़ के नाम पर इतना पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लड़के वालों ने भी जहेज़ लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे और खुले जहन के लोग थे। लेकिन मेरी माँ और बाप का ख्याल था कि हमने तो अपनी बेटी को जहेज़ देना है, क्योंकि ये दुनिया की रीत और रवाज बने हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह वो भी ये बात सुनकर खामोश हो गए। मेरी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई। मेरी बहन की शादी पर मेरे ददियाल वाले भी आए थे, क्योंकि शादी पे उनका आना ज़रूरी था। इसलिए मेरी माँ ने भी उनके आने पर कोई एतराज़ ना किया। लेकिन मेरे दादा दादी ने इस बात पर एतराज़ किया था कि हमारी पोती का रिश्ता करते वक्त एक बार तो हमसे पूछते या मशवरा लेते। लेकिन मेरे बाप ने कहा कि हमें लड़का अच्छा लगा और हमने रिश्ता तय कर दिया, इसमें मशवरा लेने की क्या ज़रूरत थी। ये बात सुनकर मेरे दादा दादी खामोश हो गए। मुझे अपनी बहन की शादी की खुशी भी थी और मैं उदास भी थी, क्योंकि जब मेरी बहन की शादी हो जानी थी तो मैंने घर में अकेली हो जाना था और इस अकेलेपन का सोचते हुए मुझे अजीब सी घबराहट होती थी। शादी के बाद मेरी बहन अपनी ससुराल की दावतों में मसरूफ़ हो चुकी थी और कुछ दिनों तक उसने बैरून मुल्क चले जाना था और मैं चाहती थी कि मैं कुछ वक्त अपनी बहन के साथ गुजार लूँ। पता नहीं ज़िंदगी में कभी ये मौका मिले या ना मिले, इसलिए मैं अपनी बहन के ससुराल चली गई ताकि कुछ दिन अपनी बहन के साथ गुजार सकूं। मेरी बहन मुझे अपने घर में देखकर बेहद खुश थी। मेरी बहन के शौहर ने भी मेरा भरपूर इस्तकबाल किया और मेरी बहन के ससुराल वाले भी मुझसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आए। इस तरह जहाँ जहाँ भी मेरी बहन की दावत होती, मेरी बहन मुझे अपने साथ ले जाती। मेरे बहनोई की खाला ने मेरी बहन और उसके शौहर की दावत की तो उनके साथ मैं भी उनके घर गई। उनका घर बेहद खूबसूरत था। हमारा घर भी किसी से कम नहीं था, लेकिन मैं उनके घर को देखकर तारीफ किए बिना ना रह सकी। मेरी बहनोई के खाला का बेटा काफ़ी पढ़ा लिखा इंसान था और वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। उसका मेरी तरफ इस तरह देखना मुझे अजीब लग रहा था। जितनी देर मैं वहाँ रही, मैं खुद को गैर महफूज महसूस करती रही। इसलिए मैं चाहती थी कि जल्दी से ये दावत ख़त्म हो और मैं वापस चली जाऊँ। दावत के बाद जब हम रुखसत होने लगे तो मेरे बहनोई की खाला ने हमें काफ़ी तहाइफ दिए। उन्होंने मुझे भी तोहफे दिए, लेकिन मैं लेने से इनकार कर रही थी। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती तहाइफ दिए कि जब तुम अपनी बहन के साथ आई हो तो तुम भी इन्हीं मेहमानों में शामिल हो। इसीलिए मैं मज़ीद उन्हें इनकार ना कर सकी और अपनी बहन के साथ वापस आ गई। इस तरह मैं मज़ीद कुछ दिन अपनी बहन के घर रही और जब मेरी बहन बैरून मुल्क चली गई तो मैं भी अपने घर वापस आ चुकी थी। मैं अपनी बहन के साथ गुजारे हुए ये दिन कभी भी नहीं भूल सकती थी। इस तरह मैं अपनी रूटीन में मसरूफ़ हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद मेरी बहन का मेरे माँ बाप को फ़ोन आया कि मेरे ससुराल से सहरिश के लिए रिश्ता आया है। वो लड़का भी काफ़ी पढ़ा लिखा है और वो लोग भी काफ़ी अमीर तरीन है। मेरे माँ बाप ने जब ये बात सुनी तो उन लड़के वालों को भी अपने घर बुला लिया और जब मुझे ये बात पता चली तो मैं अपनी शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं अभी मज़ीद पढ़ना चाहती थी। लेकिन मेरी बहन ने समझाया कि तुम शादी के बाद तालीम हासिल कर सकती हो, लड़के वाले तुम पर किसी भी चीज़ की पाबंदी नहीं लगाएंगे। इस तरह मेरे माँ बाप को लड़के वाले भी अच्छे लगे और मेरे माँ बाप भी एक दफ़ा उधर चक्कर लगा आए थे।
दोनों तरफ से बात पसंद थी, इसलिए मेरे माँ बाप ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। लेकिन लड़के वाले मंगनी करने की बजाय शादी पे जोर दे रहे थे। लेकिन मैं फ़िलहाल शादी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे इम्तिहान 1 माह के बाद थे। मैंने अपने वालिदैन से कहा था कि मैं पूरी तवज्जो से अपने इम्तिहान देना चाहती हूँ, इसलिए मेरे वालिदैन ने कहा था कि 2 माह के बाद शादी कर दी जाएगी। ये रिश्ता मेरे बहनोई के खालाजाद से तय हुआ था, जिसके घर हम दावत पर गए थे। और वो लड़का जो मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहा था, मेरी बहन का कहना था कि तुम उस लड़के को पसंद आ गई हो। उसी ने अपने माँ बाप से कहा था कि वो अगर शादी करेगा तो तुमसे ही करेगा। इस तरह मेरा रिश्ता तय पा गया। अब भी मेरे माँ बाप की वही रूटीन थी। उन्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि अब मैं घर में अकेली होती हूँ और वो जल्द ही घर वापस आ जाएं। मैं कॉलेज से वापस आकर खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली जाती और देर तक उनका इंतज़ार करती रहती। लेकिन मेरे माँ बाप की वापसी रात को न जाने किस वक्त होती, तब तक मैं सो चुकी होती थी। मेरी बहन ने भी मेरे माँ बाप को कई बार वक्त पर घर आने की ताकीद की थी, लेकिन वो हर बार जल्दी आने का कहकर अपने ही वक्त पर आते थे। इस तरह अब उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने भी अपने आप को अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ कर लिया था। एक दिन मेरे बाप का घर फ़ोन आया कि उन्हें अपनी मीटिंग के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना है, इसलिए वो आज रात को घर नहीं आ सकेंगे। मैंने अपनी माँ को फ़ोन करके अपने बाप के बारे में इत्तला दी और मैंने कहा कि आप आज जल्दी घर आ जाएं। तो मेरी माँ ने कहा कि मेरी दोस्त बीमार है, मैं उसके साथ अस्पताल आई हुई हूँ, इसलिए हो सकता है कि मैं आज उसी के साथ रहूँ। तुम अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लो और सो जाओ। मैं अपने माँ बाप की बेफिक्री पर हैरान हो रही थी कि उन्हें इस बात की भी फिक्र नहीं कि उनकी जवान बेटी घर में अकेली है। घर में तो मुलाजमीन भी थे, लेकिन वो तो अपने क्वार्टरों में थे और मैं इतने बड़े घर में अकेली ही थी। इसलिए मैंने अपने माँ बाप की बात सुनते हुए और दिल में परेशान होते हुए अपने कमरे का दरवाज़ा अच्छे तरीके से बंद कर लिया और सो गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में और दिल में कोई अनजाना सा खौफ बैठा हुआ था। लेकिन मैंने मुख्तलिफ दुआओं का विर्द करते हुए अपनी आंखें बंद की और न जाने कितनी देर के बाद मुझे नींद आ गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि मुझे घर के नीचे वाले पोर्शन में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मैं डर चुकी थी और मैं सोच रही थी कि मैं खुद नीचे जाती हूँ और देखती हूँ कि क्या चीज़ गिरी है। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि मुझे अपने ऊपर वाले पोर्शन में किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी और मैं खौफ से कांपने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इस घर में मौजूद है। मैंने अपना मोबाइल उठाया और मैंने अपनी माँ को फ़ोन करना शुरू कर दिया, लेकिन मुसलसल बेल जा रही थी, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा था और बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ कमरे के करीब तरीन आती जा रही थी और मैं परेशान हो रही थी। इतनी देर में कमरे के दरवाजे के हैंडल को किसी ने ज़ोर से घुमाया, लेकिन अंदर से लॉक लगा हुआ था। अब तो मैं परेशान हो गई और अपने बेड से उठकर दीवार के साथ लगकर खड़ी हो चुकी थी। कोई मुसलसल दरवाजे के हैंडल को घुमा रहा था और साथ ही दरवाजे को खटखटा रहा था। मैं अपनी चीखों को रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख चुकी थी और मैं सोच रही थी कि मैं अपना बचाव कैसे करूं, क्योंकि ये कोई 1 या 2 अफराद नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और ये 3 से 4 अफराद लग रहे थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि तुम लोग नीचे के कमरों से सफाया करो और अलमारियों को अच्छे तरीके से चेक कर लो। मैं बार बार अपने माँ बाप को फ़ोन कर रही थी कि घर में डाकू घुस आए हैं और मुझे तो मुलाजिमीन पर भी हैरत हो रही थी कि वो कहाँ जाकर सो गए हैं। उन्हें इस बात की खबर कैसे दूँ? अभी मैं ये बात सोच ही रही थी कि कमरे का दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ से खुला और मैं डर चुकी थी। मैंने कमरे के अंदर एक शख्स को दाखिल होते हुए देखा, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और अपने चेहरे को भी काले रंग के मास्क से ढांपा हुआ था। उस शख्स की आंखें बेहद सुर्ख थीं। मैंने जब उसको देखा तो मैं भागते हुए वॉशरूम में जाने लगी, लेकिन उस शख्स ने मुझे पीछे बालों से ही पकड़ लिया और मेरी कोशिश को नाकाम बना दिया। मैंने उस शख्स से अपने आप को छुड़वाने की बेहद कोशिश की, लेकिन मेरी तमाम हिम्मत और कोशिश जवाब दे चुकी थी, क्योंकि वो एक ताकतवर शख्स था और मैं एक कमज़ोर और लाचार लड़की थी। मैं ज़ोर से चीख चिल्ला रही थी, लेकिन उस शख्स ने मेरे मुंह पर एक कपड़ा बांध दिया था और मेरी चीखों का गला घोंट दिया था।
इस तरह मेरे साथ उसने वो कुछ किया जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। उस शख्स ने मेरी इज्जत पर हमला किया और मेरी इज्जत दागदार करके चला गया। मैं गायब दिमागी के साथ दीवार के साथ लगकर बैठी हुई थी और न जाने मुझे ऐसे बैठे हुए कितनी ही देर गुजर चुकी थी। आखिरकार मैं खुद में हिम्मत पैदा करते हुए उठी और अपनी हालत दुरुस्त की और कमरे से बाहर आई तो मैंने मुलाजिमीन को घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा। उन्होंने पूछा कि बेटा आप ठीक हैं? मैं अपने साथ हुए जुल्म के बारे में किसी को नहीं बता सकती थी। मैंने कहा कि तुम लोग कहाँ चले गए थे? घर में डाकू घुस आए थे। उन्होंने कहा कि उन डाकुओं ने हमें बेहोश कर दिया था। अब जब हमें होश आया है तो हम फौरन आए हैं। इस तरह उन्होंने मेरे माँ बाप को इत्तला दी। मेरे माँ बाप भागे चले आए। उन्होंने पूरे घर में सामान बिखरा हुआ देखा कि घर में जितने भी कीमती जेवरात और कीमती चीज़ें थीं वो लोग उठाकर ले जा चुके थे। इस तरह मेरी बहन को भी घर में होने वाले वाक़े के बारे में इल्म हुआ तो वो भी काफ़ी परेशान हुई। लेकिन मैंने अपने साथ हुए जुल्म और ज़्यादती के बारे में किसी को भी नहीं बताया और ये बात मैंने अपने दिल में ही छुपा ली थी क्योंकि 2 माह के बाद मेरी शादी थी और अगर ये बात ख़ानदान वालों को पता चल जाती तो मैं किसी के भी सवालों का सामना नहीं कर सकती थी और अगर ये बात ससुराल वालों को पता चल जाती तो मेरा तो रिश्ता टूटना ही था, इसके साथ मेरी बहन की भी शादी खतरे में पड़ जानी थी। इस तरह मैंने इस बात को अपने दिल में ही दबा लिया और अपने दिल को दिलासा देने लगी। मेरे वालिदैन ने पुलिस को भी इत्तला दी कि हमारे घर में डकैती हो चुकी है। पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई की लेकिन इन कोशिशों के बावजूद उनके हाथ कोई भी सुराग नहीं लग सका था। मेरे दादा दादी को भी जब इत्तला मिली तो वो भी हमारे घर आए और अफसोस का इजहार किया। मैं तकरीबन 1 हफ्ते के बाद कॉलेज जाना शुरू कर चुकी थी लेकिन अभी भी रात को खौफ से मुझे नींद नहीं आती थी। अब मेरी माँ ने घर से निकलना बंद कर दिया था और अब मैं सोच रही थी कि मेरे वालिदैन का अब एहतियात करने का क्या फ़ायदा। जो कुछ होना था वो तो हो चुका था लेकिन मैं उन्हें अपने बारे में नहीं बता सकी और कॉलेज में भी मैं सारा दिन ऐसे ही बैठी रहती। इस वाक़े को तकरीबन 1 माह गुजर चुका था कि मुझे अपनी तबीयत काफ़ी दिनों से थकी हुई और बोझल सी महसूस हो रही थी और मेरे दिल में किसी बात का खदशा आ रहा था लेकिन मैं इस डर और खौफ को कोई ज़बान नहीं देना चाहती थी, इसलिए अभी मैं इस बात को नज़रअंदाज कर रही थी। एक दिन मैं क्लास में बैठी लेक्चर ले रही थी। जब मैं क्लास से बाहर आने लगी तो मेरा सर एकदम से चकरा गया और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। अब मैं अपनी तबीयत को नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और टेस्ट किया और डॉक्टर ने मुझे जो बात बताई उसको सुनकर मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं हामिला हूँ और इस खबर ने मेरे होशो हवास गुम कर दिए थे। मैं खामोशी से घर वापस आ गई थी। मैं इस बात की किसी को भी भिनक पड़ने नहीं देना चाहती थी और सोच सोचकर मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था कि मैं इस मसले से कैसे छुटकारा हासिल करूं। मेरे जहन में ये भी ख्याल आया कि मैं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ ताकि इस मसले से छुटकारा हासिल कर सकूं, लेकिन डॉक्टर के पास जाने की मुझ में दोबारा हिम्मत नहीं हुई। इसी तरह दिन गुजरते रहे और मेरी शादी का वक्त करीब आ गया। आखिरकार इन्हीं परेशानियों में मेरी शादी के फंक्शन भी आ गए। सब लोगों ने गुजरे हुए वाक़े को मेरी परेशानी की वजह समझा और सब लोगों ने मुझे समझाया कि जो होना था हो चुका, शुक्र करो कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो भी माली नुकसान हुआ है वो किसी न किसी तरह पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं किसी को अपने नुकसान के बारे में नहीं बता सकती थी जो मेरे साथ हो चुका था। इसी तरह मेरी शादी हो चुकी थी और मैं अपनी शादी पर दिल से खुश नहीं थी क्योंकि जो बात मैंने अपने दिल में छुपाई थी मुझे उसका बेहद दुख और मलाल था। मेरी बहन भी मेरी शादी पर शिरकत करने के लिए बैरून मुल्क से वापस आ चुकी थी और वो मुझे उदास देखकर परेशान हो रही थी। वो समझ रही थी कि शायद मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। उसने मुझसे कई बार इस बारे में सवाल किया था। मेरा दिल किया मैं अपनी बहन को सारा सच बता दूं, लेकिन फिर खामोश हो जाती कि न जाने मेरी इस बात का क्या नतीजा निकलेगा। इसलिए मेरी बहन ने मुझे काफ़ी नसीहतों और हिदायतों के साथ घर से रुखसत किया। जब मैं अपने ससुराल आई तो मेरे ससुराल वालों ने मेरा भरपूर इस्तकबाल किया। मेरे ससुराल वाले बेहद अच्छे लोग थे और मुझे शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं इतने अच्छे लोगों के साथ धोखा कर रही हूँ। मेरा शौहर भी एक अच्छा इंसान था। उसने मुझसे प्यार भरी बातें की।
जब मुझसे मेरा शौहर प्यार भरी बातें कर रहा था तो मुझे काफ़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं एक अच्छे इंसान के काबिल नहीं हूँ। काश उसे मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। लेकिन मेरा शौहर मेरी बेहद इज्जत करता था और कई बार तो मेरे पास बैठ जाता और मेरी टांगें दबाना शुरू कर देता। मैं हैरान होती कि वो मेरी टांगें क्यों दबा रहा है और वो मुझे कहता कि बस तुम आराम करो। मैं अपने शौहर की इस आदत के बारे में बड़ी हैरान थी कि वो मेरे करीब नहीं आता था। रात के वक्त मुझसे किसी न किसी काम का कहकर कमरे से बाहर चला जाता था और अगले दिन सुबह आता। मैं शर्म के मारे उससे कोई भी सवाल नहीं कर सकती थी और ना ही मैंने अपनी सास से अपने शौहर की इस आदत के बारे में कोई बात की, क्योंकि अगर मैं अपनी सास से इस बारे में बात करती तो वो न जाने कैसा महसूस करती कि मैं उन्हें उनके बेटे के बारे में गलत बात बता रही हूँ। इसीलिए मैंने भी इस मामले में खामोशी इख्तियार की। मेरी सास एक लेडी डॉक्टर थी और शहर के बड़े अस्पताल में काम करती थी। जब भी वो मेरे पास बैठती तो मेरी तरफ बड़े ही गौर से देखती और मैं उनके इस तरह देखने पर घबरा जाती थी। मैंने अपनी तबीयत का किसी पर भी जाहिर नहीं होने दिया था। मेरी बहन का भी मुझे दिन में 1 बार या 2 बार फ़ोन आ जाता। मैं फ़ोन पर भी उनसे मुख्तसर सी बात करती थी। वो मुझे कहती कि तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी हो। वो मुझसे मेरे चुप रहने की वजह पूछती तो मैं उन्हें टाल देती कि ये आपका वहम है, लेकिन वो कहती कि ज़रूर कोई ना कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। लेकिन मैं उसे मुतमईन कर देती थी और फ़ोन बंद कर देती। मैं शादी के बाद अपने माँ बाप के घर भी नहीं गई थी, सिर्फ उनसे भी फ़ोन पर ही बात हो जाती थी। उन्होंने कई दफ़ा मुझे कहा कि तुम हमारे घर रहने के लिए आओ, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना बना देती थी। वही मुझसे 1 या 2 बार मिलने आए थे। मैं उस घर में नहीं जाना चाहती थी जिस घर में मेरे साथ इतना बुरा हो चुका था। मेरा उस घर में जाने को दिल नहीं कर रहा था। इसी तरह मेरी शादी को 2 माह गुजर चुके थे और मैं परेशान हो रही थी कि अगर मेरी हालत के बारे में मेरे ससुराल वालों को पता चल गया, वो तो खुश होंगे, लेकिन मेरा शौहर मेरे बारे में क्या सोचेगा? क्योंकि मैं और मेरा शौहर ही हकीकत के बारे में जानते थे कि मेरा शौहर मेरे तो करीब भी नहीं आया था। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? मैं उस वक्त से डर रही थी और इसी परेशानी को सोचते हुए मेरी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी। मेरी सास ने जब मुझे देखा कि ना तो मैं ठीक तरीके से खाना खाती हूँ और चेहरे की रंगत भी पहले से ज़्यादा पीलाहट ज़दा हो गई है, उन्होंने मेरी हालत देखी और मुझे कहा कि मेरे साथ अस्पताल चलो। लेकिन मैं अपनी सास के साथ अस्पताल नहीं जाना चाहती थी। मैं उन्हें मना कर रही थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ अस्पताल ले गई और मैं घबरा रही थी कि अब तो मेरा राज खुलकर सबके सामने आ जाएगा और मैं किस किस के सवालों का जवाब दूंगी। मैं दिल से दुआ कर रही थी कि मेरी सास का इरादा बदल जाए और वो मुझे अस्पताल लेकर ना जाए, लेकिन मेरी दुआएं कबूल ना हुई और मेरी सास मुझे अपने साथ ले गई। अस्पताल में जाकर उन्होंने मुझे अपने कमरे में बिठा दिया और कहने लगी कि मैं कुछ देर के बाद आती हूँ। मेरे हाथ पांव ठंडे हो रहे थे और मेरा दिल कांप रहा था। कुछ देर के बाद मेरी सास कमरे में आई और कहने लगी कि बेड पर लेट जाओ। मैं हैरान हो रही थी कि उन्होंने ना तो मेरे कोई टेस्ट किए हैं और वो मुझे लेटने के लिए कह रही हैं। मैं उनकी बात नहीं मान रही थी। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि मैं जानती हूँ कि तुम हामिला हो। जब उन्होंने ये बात की तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि उन्हें इस बात का कैसे इल्म हुआ है। ये राज तो मैं ही जानती थी। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही जानती थी कि तुम शादी से पहले हामिला हो गई थी। जब मेरी सास ने ये बात कही तो मैं शदीद शर्मिंदा हुई और मेरा दिल किया कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें गरक हो जाऊं। मैंने अपनी नज़रें ना उठाईं और सर झुका लिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सास ने कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। इस तरह उन्होंने मेरा मुकम्मल चेकअप किया, कुछ टेस्ट भी करवाए, लेकिन मुझे तजस्सुस हो रहा था कि वो मेरे राज के बारे में कैसे जानती है, हालांकि मैंने अपने घर में भी किसी से ये बात नहीं की थी। इस तरह मुकम्मल चेकअप के बाद और टेस्ट करने के बाद उन्होंने मुझे दवाएं लेकर दी और कहने लगी कि आओ घर चलते हैं। मैं उनके साथ घर आ गई और उनका रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक था। मैं हैरान हो रही थी कि अगर वो मेरे बारे में जान चुकी हैं तो वो मुझसे इतने अच्छे तरीके से कैसे पेश आ रही हैं, और मैं ये सच जल्द से जल्द जानना चाहती थी। इसीलिए जब घर आए और उन्होंने मुझे आराम करने के लिए कहा तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और मैंने कहा कि आप मुझे सारी बात बताएं।
तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहने लगी कि मैं पहले तुम्हारे खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी। इस तरह मेरी सास कमरे से बाहर चली गई और कुछ देर के बाद मेरे लिए खाना तैयार करके लेकर आई। उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और दवा दी और कहने लगी कि जिस दिन तुम अपना चेकअप के लिए अस्पताल गई थी, उसी दिन मैं भी उसी अस्पताल में किसी काम के सिलसिले में गई थी। मैं तुम्हें उस अस्पताल में देखकर हैरान हो गई थी, और जब मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि ये मरीज किसके लिए आई है, तो उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया कि तुम अपने चेकअप के लिए आई हो। और जब मुझे ये बात पता चली कि तुम उम्मीद से हो, तो मेरे पांव तले से ज़मीन निकल चुकी थी कि मेरे बेटे की होने वाली बीवी शादी से पहले ही हामिला हो चुकी है। मुझे तुम पर बेतहाशा गुस्सा आया था। मेरा दिल किया कि मैं अपने बेटे को तुम्हारे बारे में सारा सच बताऊं और वो तुमसे रिश्ता तोड़ दे, क्योंकि मैं अपने घर में ऐसी बहू लाना नहीं चाहती थी जो शादी से पहले ही उम्मीद से हो, जिसका किरदार ही अच्छा ना हो। जब मैं घर वापस आई और मैंने अपने बेटे को तुम्हारे बारे में बताया, तो मेरे बेटे ने कहा कि आप जो कह रही हैं वैसा कुछ नहीं है, मेरी होने वाली बीवी बेगुनाह है। मेरे बेटे ने मेरी किसी भी बात का यकीन ना किया और मुझे अपने बेटे पर भी बेतहाशा गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी माँ को ही गलत कह रहा था। जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख कर आई थी, वो उस पर यकीन नहीं कर रहा था। मैंने उस डॉक्टर के जरिए से तुम्हारी रिपोर्ट हासिल की और अपने बेटे को दिखाई। मेरे बेटे ने तब भी तुम्हारी कोई गलती ना निकाली। मैं हैरान हो रही थी कि मेरा बेटा इतने सबूत देखने के बावजूद भी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा। मैंने अपने बेटे के रवैये पर भी गौर किया कि वो सारी रात रोता रहता और लॉन में चक्कर लगाता रहता। मैंने अपने बेटे को परेशान देखा तो मेरे दिमाग में एकदम से ये बात आई कि कहीं मेरा बेटा ही इस सब का जिम्मेदार तो नहीं, क्योंकि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए इतना जोर लगाया था। हम अपने बेटे की शादी अभी नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब तुम हमारे घर आई और तुम्हें उसने देखा, तो तभी उसने इस बात की रट लगाई हुई थी कि वो जल्द अज जल्द तुमसे शादी करना चाहता है। एक दिन मैंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और प्यार से पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? अगर तुम अपनी होने वाली बीवी के बारे में सोच रहे हो, तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम उस लड़की से रिश्ता तोड़ दो। हम तुम्हारी कहीं और अच्छी लड़की से शादी करवाएंगे। उसने कहा कि मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने किए हुए अमल की वजह से परेशान हूँ, जो मुझसे खता हो चुकी है। मैंने जब अपने बेटे की ये बात सुनी तो मैं हैरान हो गई। उसने बताना शुरू किया कि मेरे दोस्त एडवेंचर के लिए बड़े बड़े काम करते थे। एक दिन उन्होंने मजाक मजाक में एक दूसरे से शर्त लगाई कि वो किसी घर में चोरी करेंगे और मुझे भी इस काम में उन्होंने शामिल कर लिया, हालांकि मैं ऐसा काम नहीं करना चाहता था। इस तरह मेरे दोस्तों ने खुद के चेहरों को छुपा लिया और एक घर में घुस गए। मैं भी उनके साथ उस घर में घुस चुका था। ये सब काम हंसी मजाक में हो रहा था। मैं एक कमरे में गया तो मैंने कमरे में अपनी होने वाली बीवी को देखा। वो मुझसे बेहद खौफजदा हो चुकी थी। मैं उसके खौफ को कम करना चाहता था और वो और चीख और चिल्ला रही थी। मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा था और इसी रोकने में मुझसे वो काम हो गया था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। जब मेरे बेटे ने ये बात बताई तो मैंने अपने बेटे के चेहरे पर थप्पड़ मारा कि तुम ही इस सब के जिम्मेदार हो। मैं तो उस मासूम पर शक कर रही थी। मेरे बेटे ने कहा कि मैं जानता हूँ कि वो उम्मीद से है और इसी गुनाह का कफारा अदा करना चाहता हूँ। मैं जल्द अज जल्द शादी करना चाहता हूँ। मेरे बेटे ने जब ये सारी बात बताई तो मैं भी उसकी बात से इत्तेफाक करने लगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी कि अब तुम मजीद उस घर में रहो और लोगों के सवालों का सामना करो। जब मेरी सास ने ये सारी बातें मुझे बताई तो मैं हैरानगी से उनकी बातें सुन रही थी और देख रही थी कि खुदा बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। उसने मेरे साथ हुई ज्यादती का बेहतरीन अजर दिया है। लेकिन मुझे अपने शौहर पर बेहद गुस्सा था। मैंने अपनी सास से कहा कि मैं हरगिज भी यहाँ नहीं रहूंगी। उसने सब कुछ जानते बूझते हुए मेरे साथ ऐसा किया। तो मेरी सास ने समझाया कि ये सब बातें जब लोगों को पता चलेंगी तो मुआशरे में कैसे रहोगी। जब मैं और तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ हैं, फिर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र करो कि तुम्हारे शौहर को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो भी अपने किए पर बेहद शर्मिंदा है। वो तुमसे अपने किए की माफ़ी मांगेगा, लेकिन वो तुमसे बात करने की हिम्मत पैदा नहीं कर पा रहा।
اس طرح میں اپنی ساس کی بات مانتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ میرے شوہر نے بھی مجھ سے اپنے کیے ہوئے عمل کی معافی مانگی اور میں نے بھی اپنے شوہر کو معاف کر دیا، کیونکہ میں خدا کے انصاف پر راضی تھی کہ اس نے مجھے اسی شخص کے ساتھ جوڑ دیا جو اس سب کا ذمہ دار تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی، لیکن اس واقعے کا علم صرف مجھے، میرے شوہر یا میری ساس کو ہے۔ میرے ماں باپ کو اور میری بہن کو جب یہ خوشخبری ملی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ میں بھی اب اپنی زندگی میں کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی اور سب باتوں کو بھول کر زندگی کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔